हेलो दोस्तों, मैं आपकी एक और समस्या को समाधान को लेकर आया हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए पार्ट थर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि यह बीए पार्ट टू में भी पूछा जाता है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम इसको समझाते हैं, समय नहीं लेते हुए। आपके सामने दिख रहे होंगे दोस्तों कि क्वेश्चन खुल गया है दोस्तों। आपके सामने ये जो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मैं टिक करता हूँ दोस्तों। ये देखिएगा, आपको जो मैं ऊपर कर रहा हूँ ये अब ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, यह पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको लिखना क्या होता है जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हुए। इसके लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए मैं आंसर का स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ध्यान देना है, यहाँ पर उत्तर से आपको यहाँ पर मैं टिक करता हूँ, यहाँ से आपको ध्यान देना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय शासन अधिनियम 1900 याद रखिएगा 1934 के तहत सन 1 अप्रैल याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इनका राष्ट्रीयकरण जो था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिकाएँ, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वह भारत में मौद्रिकाएँ तथा साख के सृजन का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय एवं राज्य वित्तीय प्रबंधन का संचालन करता होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वह केंद्रीय बैंक एवं राज्य के वित्तीय प्रबंधन का संचालन करता होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो आप कह सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आप पूरी आप लिख सकते हैं 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक कौन थे। तो आप कहिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी सहायक बैंक के रूप में कार्य करती है। और साख का सबसे ज़्यादा तो आप जानते हैं दोस्तों कि मौद्रिक आय और साख का सृजनकर्ता भी भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके अलावा अन्य बैंक भी साख का सृजन करता है, जैसे व्यवसायिक बैंक हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया, ठीक है, आदि। आगे आपको दोस्तों जो लिखना है ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आपको कार्य के बारे में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ लिखना क्या है आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित इस प्रकार हैं। इसके बाद आपको पहला नंबर पॉइंट में डालना है दोस्तों, नोटों का निर्गमन करना। नोटों का निर्गमन करना भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे प्रमुख कार्य होता है, यानी नोट छापने का कार्य, जिसको हम लोग निर्गमन करना कहते हैं। उसके बाद आता है साख का नियमन करना। तीसरा नंबर कार्य की जब हम चर्चा करेंगे तो सरकार का ये बैंकर या आर्थिक सलाहकार या वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करती है। चौथा पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तो बैंकों के बैंकर, यानी कि बैंकों को लाइसेंस देना वगैरह, यानी कि बैंकों का बैंकर के रूप में यह कार्य करती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट पर आपको लिखना है, गृह समाशोधन का कार्य भी करती है भारतीय स्टेट बैंक। छठा पॉइंट पर आपको लिखना है विदेशी विनिमय व्यवस्था। यहाँ तक आपका 6 कार्य को आपको हम पॉइंट में समझाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे नोट कर भी लेंगे दोस्तों, इन्हें नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 1 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है, पैराग्राफ चेंज कर लिख दीजिएगा दोस्तों कि अतः इन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, अतः यहाँ पर होगा, अतः इन सभी का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर आपका क्या होता है, नोटों का निर्गमन करना। आप इस पर क्या लिख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को नोटों का निर्गमन करने का एक अधिकार प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि किसके अतः इसके तहत अधिनियम 24 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वह 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 से लेकर 10,000 रुपये तक का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये तक का नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। इसको भारतीय रिजर्व बैंक को। इसके अलावा लिखिएगा दोस्तों, अतः यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा,
अतः वर्तमान में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 और 2000 के नोट भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलन में है, यानी कि छापती है। अभी जो प्रेजेंट टाइम पर क्या छाप रही है, 2000 तक का नोट को आपको छाप रही है, 2000 रुपये का नोट छाप रही है। उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों कि 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है। चूँकि इसको 1 रुपये का नोट कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लेता है कि 1 रुपये का नोट कौन छापती है, तो ये भारत सरकार छापती है, जिससे कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। यानी कि मुद्रा को बैलेंस करने के लिए भारत सरकार क्या करती है, 1 रुपये का नोट छापती है। इसके बाद आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, कहते कि सन 1900, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, अतः सन 1956 का तरल कोष अनुपात अधिनियम आया था, जिसके तहत क्या था, कोई भी देश अपने देश में उपलब्ध तरल कोष मुद्राएं के 40% ही नोट छाप सकती है। विदेशी मुद्रा जितना भी, देखिए कोई भी देश जो होता है, कोई भी बैंक जो होती है, अपने मर्जी से नोट नहीं छाप सकती है, ठीक है। उसके लिए एक नियम होता है जिसका नाम है तरल कोष अनुपात अधिनियम, सन 1956 में आया था, जिसके तहत क्या होता है, विदेशी विनिमय जो होता है ना, जिसके अधिकार के अंतर्गत आता है, विदेशी विनिमय जिस देश के पास जितना भी होता है उसका सिर्फ 40% ही नोट छाप सकती है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे टॉपिक में समझाता हूँ। हाँ, तो लिखना क्या है आगे, अतः सन 1956 के तरल कोष अनुपात अधिनियम के तहत कोई भी देश में उपलब्ध तरल कोष मुद्राएं के 40% ही नोट छाप सकती है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, अतः का अता हो गया, यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, देखिएगा मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये अतः को कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होता है, जिसके तहत वह साधारण समय में भी कुछ परिस्थिति अगर खराब है तो वह नोट छाप सकती है, ठीक है। कहते हैं अतः सन 1991 से 97 के बीच लगातार मौद्रिक आय में वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण क्या होता है, नोट की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखना था, इतना आपको पॉइंट नंबर 1 पर लिखना है। पॉइंट नंबर 2 की चर्चा करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने खुल गया हुआ दोस्तों। अब देखिए इस पर आपको क्या लिखना है, देखिए पॉइंट नंबर 2 है साख का नियमन करना। साख का हम लोग कैसे नियमन कर सकते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक इसका कार्य क्या करती है, इस पर इसको चर्चा करेंगे। लिखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साख के नियमन के 2 पहलू होते हैं। पहले के अनुसार जब कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से सहायता मांगता है तो भारतीय रिजर्व बैंक अनुचित बैंक को ऋण और सहायता दोनों प्रदान करती है, याद रखिएगा, तथा गैर अनुचित बैंक को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गैर अनुसूचित और अनुसूचित बैंक होते हैं क्या, 2 चीज़ आपको शॉर्टकट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है। अनुसूचित बैंक वो होते हैं जो कि आरबीआई से मतलब लाइसेंस लिया हुआ है, और गैर अनुसूचित बैंक वो होते हैं जो कि आरबीआई के लाइसेंस के बिना स्थगित रूप से कुछ टेम्पोररी के कारण चलाए जाते हैं, वो बैंक होते हैं, ठीक है, तो गैर अनुसूचित बैंक। अब आगे हम बात करते हैं, कहते दूसरे पहलू के अनुसार साख क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, अतः ग्रामीण क्षेत्र का 2/3 क्षेत्र में साख की पूर्ति साहूकार द्वारा ही होती है। ज़्यादातर अभी भी देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है वो, जैसे कि किश्ती वगैरह जो चलता है वो आपका साहूकार के द्वारा ही अभी भी साख की पूर्ति किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। पॉइंट 3 खुल गया होगा दोस्तों। देखिए इस पॉइंट 3 पर क्या लिखना है दोस्तों। पॉइंट 3 होता है सरकार का बैंकर या आर्थिक सलाहकार। इस पर देखिए लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सहायताकार दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, सहायताकार यहाँ पर होगा, ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ। सहायताकार के रूप में कार्य करती है, जो निम्न इस प्रकार है। पहला नंबर में आपको लिखना है आय का लेन देन करना। सरकार के जितना भी आय का लेन देन करना, मतलब किसी का भुगतान करना या किसी के लेन देन करना, यह भी आपका आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है। इस पर लिखना है कि सरकार की सभी प्रकार की आय का लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही, याद रखिएगा, किया जाता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार का टैक्स या कर प्राप्त नहीं होता है।
पॉइंट नंबर 2 की जब हम बात करेंगे इसमें बी नंबर पॉइंट की, तो सरकार के आर्थिक सलाहकार, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस पर लिखना है पॉइंट, या देखिएगा ये पॉइंट कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के आर्थिक मामले में, ध्यान रखिए, आर्थिक मामले में सलाह देने का भी कार्य करती है। इसे आप नोट कर सकते। पॉइंट नंबर सी पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखना है प्रत्येक दिन की व्यय के लिए सरकार को ऋण की व्यवस्था कराना भी आरबीआई का काम होता है। इस पर आपको लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक व्यय के लिए, कहते हैं कि प्रत्येक दिन के व्यय के लिए ऋण की व्यवस्था कराता है, जिससे सरकार की सारी पूर्ति हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जिससे सरकार की क्या होती है, सारी व्यय की, यहाँ पर व्यय कर लीजिएगा, व्यय की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, सार्वजनिक ऋण। ये सार्वजनिक ऋण होता है क्या, पहले इसको समझिए। लोग के द्वारा जो आरबीआई लोगों से जो ऋण लेती है उसे हम लोग सार्वजनिक ऋण कहते हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार की पूर्ति जब भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण से नहीं हो पाती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं टॉपिक कर रहा हूँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक जनता से ऋण लेती है तथा सार्वजनिक ऋण उपलब्ध कराती है। अतः ऋण का भुगतान समय आदि पर करना आदि काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि समय पर उसका ऋण का भुगतान करना। ठीक है, और मतलब ऋण कितने बढ़ रहा है या घट रहा है या भुगतान कितना करना, ये सभी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो इतना आपको पॉइंट नंबर 3 में लिखना था। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, चलिए आगे। यहाँ पर देखिएंगे पॉइंट नंबर 4 में आपको लिखना है बैंकों का बैंकर। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। अतः इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं जो इस प्रकार हैं, ये लिखकर डैश करना है और फिर आपको पॉइंट नंबर ए मारना है। पहला होता है लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखना है आपको क्या, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक देने का अधिकार भी प्राप्त है। अतः कोई भी अगर बैंक किसी नया शाखा खोलती है, ध्यान रखिएगा, तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अतः सहमति पत्र भी भरना होता है। सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक उसे लाइसेंस उपलब्ध कराती है। पॉइंट नंबर ए में लिखना है। पॉइंट नंबर बी की जब हम बात करते हैं तो साख की पूर्ति। क्या होता है साख की पूर्ति, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं साख की पूर्ति, टिक करके यहाँ पर लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक बड़े बैंकों को अधिक साख निर्माण करने का अधिकार देता है तथा छोटे बैंकों को जो होता है एक सीमा तक साख निर्माण का अधिकार उसे प्रदान करता है, उससे ज़्यादा नहीं वह कर सकता है साख का निर्माण। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर सी पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साख का विस्तार। आपको सी में पॉइंट में लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भी बैंक अपनी शाखा का विस्तार नहीं कर सकता, ये आपको लिखना है पॉइंट नंबर सी में। डी में आपको लिखना है निरीक्षण, लिखकर डैश करना है। निरीक्षण थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग पर मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा, निरीक्षण कर लीजिएगा। निरीक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी समय अपने सदस्य राष्ट्रों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह वित्तीय हो या आर्थिक, दोनों मामले की। पॉइंट नंबर अगर बात कर लेते हैं ई, यानी कि इसका ई नंबर जो पॉइंट होता है वह होता है प्रबंध। प्रबंध किस टाइप से होना चाहिए, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक का ही कार्य होता है। आपको इस पर लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक अपनी सदस्य बैंक के लिए प्रबंधन एवं निर्देशक का चयन करता है तथा गैर कानूनी अधिकार का पालन करने वाले प्रबंधक या निर्देशक को हटाने का भी अधिकार इसे प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 की चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में इतना लिखना, ये पॉइंट नंबर 5 पर आप ध्यान दीजिएगा, गृह समाशोधन का कार्य। इस पर आपको लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक अपनी स्थापना के समय से ही गृह संबंधी कार्य करते आ रहे हैं। वर्तमान में समाशोधन गृह 4 से बढ़कर 483 हो गए हैं, जिनमें वर्तमान में प्रमुख 14 गृह का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करती है, जिसमें से प्रमुख जो होता है चेन्नई, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, बेंगलोर इत्यादि हैं। पैराग्राफ चेंज कर इसी में लिखना है इसके अलावा गृह समाशोधन का कार्य इसके सहायक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने पॉइंट नंबर 6 आ गया है। कहते हैं विदेशी विनिमय की व्याख्या करना। विदेशी विनिमय की क्या है व्याख्या करना। इस पर क्या लिखना है, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विदेशों में स्थित दूतावास के विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। दूतावास के लिए क्या करता है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। अतः रुपया की दर को बनाए रखने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ बनाए रखने के लिए कर लीजिएगा, यहाँ पर रखने के लिए जितना हो सके आवश्यक कार्रवाई भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति को नियंत्रित करता है तथा इसे संतुलन बनाने का भी काम करता है। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, सन 1991 से 97 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी विनिमय में काफ़ी वृद्धि हुई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अतः 13 मार्च 1995 की एक रिपोर्ट आई थी, ध्यान रखिएगा। उस पर क्या लिखा गया था मालूम है, भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी विनिमय बढ़कर लगभग 74,720 करोड़ रुपए की हो गई थी। ठीक है, तो ये 1995 की रिपोर्ट के अनुसार था। अब तो और भी बढ़ गया होगा वर्तमान में। ठीक है, तो इतना लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्य प्रमुख हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखना है कि अतः भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्य प्रमुख हैं तथा कुछ कार्यों में थोड़ा बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। इतना आपको अगर आप इतना अच्छे तरीके से तैयार करके लिख देते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त मिलने की संभावना है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। मैं हर टॉपिक का वीडियो धीरे धीरे कर डाल रहा हूं। आप इन टॉपिक को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इन टॉपिक पर क्या लिखना है आप इसे भी समझकर लिख सकते हैं दोस्तों। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।